नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों को संप्रभुता का ऑस्टिन का सिद्धांत बताऊंगा कि ऑस्टिन ने संप्रभुता के बारे में क्या कहा। देखिए, जॉन ऑस्टिन ब्रिटेन के न्याय शास्त्र के प्रवक्ता थे, प्राध्यापक थे। उन्होंने संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत का सर्वोत्तम विश्लेषण किया। जॉन ऑस्टिन ने 1832 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम विधान शास्त्र पर व्याख्यान, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, पुस्तक में अपने सिद्धांतों की व्याख्या की। देखिए, ऑस्टिन, हॉब्स, बेंथम इत्यादि विचारकों से बहुत अधिक प्रभावित थे। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध स्टेटमेंट है कि उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून होता है। देखिए मित्रों, उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून होता है। और उन्होंने संप्रभुता को परिभाषित किया। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। वीडियो पॉज करके अगर कहीं नोट करना हो तो नोट भी कर लीजिएगा। उन्होंने अपनी संप्रभुता की जो परिभाषा दी उसमें बताया कि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी मनुष्य, ध्यान से सुनिएगा, कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी मनुष्य जो स्वयं किसी वैसे ही उच्च सत्ताधारी के आदेश के पालन का अभ्यस्त न हो। कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो अपने ही जैसे किसी उच्च सत्ताधारी के आदेश के पालन का अभ्यस्त न हो, यदि मनुष्य समाज के बड़े भाग से, मानव समाज के बड़े भाग से अस्थायी रूप से अपने आदेशों का पालन कराने की स्थिति में हो, तो वह उच्च सत्ताधारी मनुष्य उस समाज में संप्रभु होता है। और वह समाज यानी उच्च सत्ताधारी और मनुष्य दोनों को मिलाकर वह समाज एक राजनीतिक व स्वाधीन समाज अर्थात राज्य होता है। अगर इस परिभाषा को देखें तो इस परिभाषा से ऑस्टिन के संप्रभुता के कुल 6 चीजें स्पष्ट रूप से उल्लिखित होती हैं। 6 तत्व उन्होंने बताए इसमें। पहला, कि प्रत्येक स्वतंत्र राजनीतिक समाज, अभी परिभाषा में कहा उन्होंने कि वह समाज यानी उच्च सत्ताधारी और मनुष्य सहित उस समाज को स्वतंत्र एवं राजनीतिक समाज हम कहेंगे। तो प्रत्येक राजनीतिक समाज अर्थात राज्य में आवश्यक रूप से कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह संप्रभु होता है। ध्यान दीजिएगा, ऑस्टिन क्या कहना चाहता है कि किसी भी स्वतंत्र राजनीतिक समाज अर्थात राज्य में कोई एक व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह संप्रभु होता है। ये पहला था। दूसरा, संप्रभु किसी एक मानव या मानव समूह में हो सकता है। या तो संप्रभु कोई एक व्यक्ति होगा या कुछ व्यक्तियों का समूह होगा, लेकिन होगा अवश्य। वह आवश्यक रूप से, निश्चित रूप से होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर उसे हम राज्य नहीं कहेंगे, फिर उसे हम राजनीतिक समाज नहीं कहेंगे। तीसरी चीज बताई, इस प्रकार का मानव श्रेष्ठ, जिस प्रकार के मानव श्रेष्ठ की बात करता है, निश्चित मानव श्रेष्ठ, ऑस्टिन जिस निश्चित मानव श्रेष्ठ की बात कर रहा है, इस प्रकार का मानव श्रेष्ठ किसी उच्चतर अधिकारी के आदेश का पालन नहीं कर सकता। यानी वो स्वयं आदेश देगा, आदेश का पालन नहीं करेगा। चौथी चीज बताया कि संप्रभु शक्ति को समाज की बहुसंख्या से, यानी जो संप्रभु शक्ति होगी उसको समाज की बहुसंख्या से पूर्ण आज्ञाकारिता प्राप्त होनी चाहिए। यानी उसके आदेश का पालन सभी करें, यदा कदा नहीं, ये आदत का विषय हो, उसके आदेश का पालन करना ही पड़ेगा। पांचवी चीज उन्होंने बताई कि प्रभुत्व शक्ति का आदेश ही कानून है। बड़ा प्रसिद्ध स्टेटमेंट था जॉन ऑस्टिन का कि लॉ इज कमांड ऑफ ऑर्डर, संप्रभु शक्ति का आदेश ही कानून है। और जो व्यक्ति इस आदेश का पालन नहीं करेगा वह दंड का भागी होगा, उसको दंड भोगना पड़ेगा। छठवीं चीज
अंतिम चीज बताई कि प्रभु सत्ता अविभाज्य है, यानी इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। जो संप्रभुता है वह अविभाज्य है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके खंडित होने से संप्रभुता स्वयं नष्ट हो जाएगी। इसलिए संप्रभुता के अविभाज्यता का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया। ये थी ऑस्टिन की परिभाषा। उसकी पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, विधान शास्त्र पर व्याख्यान 1832 में प्रकाशित हुई, और उनकी संप्रभुता की परिभाषा और परिभाषा से निकले 6 तत्व कि वो संप्रभुता के बारे में कहना क्या चाहते हैं। महत्वपूर्ण मित्रों, यह नहीं, महत्वपूर्ण उनकी आलोचना है, क्योंकि कहा जाता है कि इसी आलोचना के बाद संप्रभुता का एक नया सिद्धांत आया, जिसमें लास्की इत्यादि तमाम विचारक थे, जिन्होंने बहुलवादी संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आगे अगले वीडियो में मैं संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के बारे में बताऊंगा। तो इस समय फिलहाल आलोचना देख लेते हैं कि जॉन ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचना, कि उनके सिद्धांत की क्या क्या आलोचनाएं की गई। देखिए, जॉन ऑस्टिन के इस संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचना सर हेनरी मैन, ब्राइस, ब्लंटसली, स्टीफेन इत्यादि तमाम विचारकों ने अपने अपने तरीके से की। इसमें पहली आलोचना थी, जो पहली आलोचना कि निश्चित मानव श्रेष्ठ समाज में ऑस्टिन ने जिस निश्चित मानव श्रेष्ठ या जन श्रेष्ठ की बात की, कहा पहली आलोचना की कि समाज में ऑस्टिन के निश्चित जन श्रेष्ठ को खोज पाना बड़ा कठिन है। ऑस्टिन ने जिस प्रकार के निश्चित जन श्रेष्ठ की बात की, उसकी आलोचना करते हुए सन हेनरी मैन ने अपनी पुस्तक अर्ली इंस्टीट्यूशन में यह बात कही कि इतिहास में ऐसा कोई निश्चित जनश्रेष्ठ नहीं पाया जाता, या इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जो ऐसा निश्चित जनश्रेष्ठ हो। तमाम साम्राज्य रहे, वहां कौन निश्चित जनश्रेष्ठ है इसको खोज पाना बड़ा कठिन था। मध्य युग की बात करें तो सत्ता राज्य के पास है या चर्च के पास, यह कहना बड़ा कठिन है। सामंतवादी युग में सामंत भी कम ताकतवर नहीं थे, और वर्तमान समय में संघात्मक राज्य, वर्तमान आधुनिक राज्यों का, आधुनिक समय में संघात्मक राज्य का समय है। इस संघात्मक राज्य में उस निश्चित जनश्रेष्ठ, निश्चित मानव श्रेष्ठ को खोज पाना बड़ा कठिन है। चिपमैन ग्रे ने एक स्टेटमेंट दिया, एक लाइन कही आलोचना करते हुए कि समाज में वास्तविक शासकों को खोज पाना बड़ा कठिन है। जिस वास्तविक शासक की बात जॉन ऑस्टिन करते हैं, उसको समाज में खोज पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि जॉन ऑस्टिन ने जिस तरह की विचारधारा, जिस तरह की अपनी बात कही, ऐसा निश्चित मानव श्रेष्ठ मिलना बड़ा कठिन है। और शायद इस वर्तमान समय में ये संभव भी नहीं है कि कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसकी आलोचनाएं नहीं है, कोई श्रेष्ठ नहीं है। और अगर कोई श्रेष्ठ नहीं है तो फिर उसके आदेश का पालन कोई करे क्यों? ये पहली आलोचना थी। दूसरी आलोचना, उन्होंने कहा कि लॉ इज कमांड ऑफ ऑर्डर, कि कानून संप्रभु शक्ति का आदेश ही कानून है। दूसरी आलोचना की गई कि कानून संप्रभु शक्ति की आज्ञा मात्र नहीं हो सकता, केवल कानून का स्रोत संप्रभु शक्ति का आदेश है, यह नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप देखें तो धर्म, औचित्य, नैतिकताएं, न्याय, पारस्परिक व्यवहार की शर्तें, परंपरागत नियम, प्रथा, कानून, प्रथा, परंपराएं, इन सब के द्वारा कानून आते हैं। कानून के स्रोत अगर आप देखें तो तमाम धर्म, नैतिकताएं, व्यवहारिक, आपसी व्यवहारिक नियम, प्रथाएं, परंपराएं इत्यादि तमाम माध्यमों से कानून आते हैं। इसलिए केवल कानून का एक स्रोत, जो ऑस्टिन ने कहा लॉ इज कमांड ऑफ ऑर्डर, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसलिए इनकी आलोचना की गई। तीसरा कहा गया शक्ति को अत्यधिक महत्व,
देखिए, जॉन ऑस्टिन के सिद्धांत को देखें तो उन्होंने जब आदेश का पालन, शक्ति के दम पर आदेश का पालन कराने की बात की, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है, क्योंकि कानून के दंड के डर से उन्होंने कहा ना कि जो व्यक्ति संप्रभु शक्ति के आदेश का पालन नहीं करेगा वह दंड का भागी होगा। तो व्यक्ति कानून का पालन, नियमों का पालन दंड के भय से नहीं करता, वह अपनी सार्वजनिक इच्छा, अपने लोक कल्याण, अपने जन कल्याण, अपने हित के लिए आदेश का पालन करता है। यानी शक्ति के दम पर किसी से आदेश का पालन नहीं करा सकते। और इन्होंने अपने सिद्धांत में शक्ति को अत्यधिक महत्व दिया, जबकि ग्रीन का बड़ा बढ़िया स्टेटमेंट है, विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट। शक्ति नहीं, इच्छा ही राज्य का परिणाम। इच्छा से राज्य आया। विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट। यानी कि हम सभी कानून का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें हमारा हित है। डर से नहीं करते, भय से नहीं करते कानून के आदेश का पालन। इसलिए हर्नसा ने एक लाइन कही ऑस्टिन की आलोचना करते हुए कि ऑस्टिन के दर्शन में हवलदारी की बू आती है, लठ, डंडे। कहा कि जबरदस्ती डंडे के बल पे वो आदेश का पालन कराना चाहते हैं, जबकि जनता जबरदस्ती आदेश का पालन नहीं करती, शक्ति के डंडे के बल पे स्वयं की उसकी इच्छा है। इसलिए हर्नसा ने आलोचना की कि ऑस्टिन के सिद्धांत से हवलदारी की बू आती है। चौथी आलोचना, देखिए, आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों पर यह लागू नहीं हो सकता ऑस्टिन का सिद्धांत। ऑस्टिन ने जिस सिद्धांत की बात की वह आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों पर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभुत्व शक्ति वर्तमान समय में लोकतांत्रिक राज्यों में जनता के पास है। जनमत, अंतिम शक्ति जो होती है वो जनता के पास होती है, निश्चित मानव श्रेष्ठ के पास नहीं होती। अगर ऑस्टिन के सिद्धांत को देखा जाए तो ऑस्टिन का सिद्धांत वर्तमान लोकतांत्रिक राज्यों पर लागू नहीं होता। और अगर ऑस्टिन के सिद्धांत को मान लिया जाए तो राजनीतिक संप्रभुता और लोक प्रभुता, जन प्रभुता दोनों ही नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वर्तमान लोकतांत्रिक शासन में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? जनता के पास होती है, निर्वाचकों के पास होती है, जो उस व्यक्ति को उस पद पर स्थापित करते हैं। इसलिए उनके इस सिद्धांत की आलोचना की है। अगली आलोचना, उन्होंने कहा कि संप्रभुता अविभाज्य है, यानी संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन आलोचकों ने कहा कि नहीं, संप्रभुता अविभाज्य नहीं है, क्योंकि अगर संप्रभुता के अविभाज्यता को देखा जाए तो व्यवहारिक दृष्टि से इस बात को स्वीकार किया जाएगा कि आज के वर्तमान समाज में कर्तव्यों का बंटवारा होता है और संघात्मक राज्यों में तो शक्तियों का बंटवारा हो जा रहा है। संघ सूची, राज्य सूची, अमेरिका में गणना और अवशेष का सिद्धांत, केंद्र की संघ की शक्तियां अलग, राज्यों की शक्तियां अलग। तो जो इन्होंने कहा कि संप्रभुता अविभाज्य है, लेकिन वर्तमान अगर संघात्मक राज्यों को देखा जाए तो वर्तमान समय में कर्तव्यों का बंटवारा, प्रशासनिक दायित्वों का, राजनीतिक दायित्वों का बंटवारा, और संघात्मक राज्यों में तो स्पष्ट संविधान में ही संघ की शक्तियां अलग और राज्य की शक्तियां अलग कर दी गई हैं। यानी कहीं न कहीं शक्तियों का बंटवारा किया गया है, विभाजन कर दिया गया है। इसलिए संप्रभुता अविभाज्य नहीं है, इसकी आलोचना की गई। और शायद इसी आलोचना के आधार पर लास्की इत्यादि विचारकों ने बहुलवादी सिद्धांत की व्याख्या की। अगली आलोचना, जो अगली आलोचना है वो है कि ऑस्टिन ने कहा कि संप्रभुता असीमित है, संप्रभुता पर कोई सीमा नहीं है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस संप्रभुता सिद्धांत की व्याख्या कर रहा है ऑस्टिन, उस पर भी बहुत सारी सीमाएं हैं। प्राकृतिक कानून की सीमा, मानवीयता की सीमा, व्यक्ति के पारिवारिक संबंधों की सीमा, व्यक्ति के संपत्ति की सीमा, तमाम सीमाएं हैं, व्यक्तिगत अधिकारों से सीमित है। इसलिए कहा जाता है कि ऑस्टिन ने जिस संप्रभुता सिद्धांत की व्याख्या की और कहा संप्रभुता असीमित है, उसमें तमाम सीमाएं हैं।
संप्रभु प्राकृतिक कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकता, जनमत का उल्लंघन नहीं कर सकता, व्यक्ति के पारिवारिक संबंधों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, व्यक्ति के संपत्ति से सीमित है, व्यक्ति के अधिकारों से सीमित है। इसलिए इस संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना की गई। अंतिम आलोचना, कहा गया अंतर्राष्ट्रीयता के अनुरूप नहीं। अगर ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को मान लिया जाए तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और एक देश के दूसरे देश से संबंध है। कभी कभी हमको विश्व के जनमत को देखते हुए अपने आप को सीमित करना पड़ता है। कोरोना काल में सभी देशों ने अपने आप को सीमित किया, बहुत सारे देशों के ऊपर बैन लगाए गए। तो कहीं ना कहीं हम विश्व जनमत को देखकर भी अपने नियमों कानूनों में फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं। अगर ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को मान लिया जाए तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आपस में संघर्ष जन्म ले जाएगा और मानवीयता कराह उठेगी। इसीलिए कहा जाता है कि ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीयता के अनुरूप नहीं, क्योंकि आज विश्व राज्य की कल्पना की जा रही है। हर एक राज्य दूसरे राज्य पर किसी न किसी एन गेन प्रकारेण आश्रित है, एन गेन प्रकारेण आपसी संबंध स्थापित हो रहे हैं और इसको अगर अस्वीकार कर दिया जाए तो निश्चित रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। देखिए, ये तमाम आलोचनाएं थी। इन आलोचनाओं के बावजूद एक बात कही जा सकती है कि ऑस्टिन ने जिस संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की वह वैधानिक संप्रभुता थी, विधि की संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता। इसलिए उसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता कि ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत में भले ही कितनी आलोचना कर ली जाए, लेकिन इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि ऑस्टिन ने वैधानिक संप्रभुता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। मित्रों, ये था ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। आज के दिन मैं विदा लेने से पहले आपसे आग्रह करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अन्य विद्यार्थियों तक ये पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।